दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत में काफी बर्निंग और ज्वलंत रहा है। पिछली कांग्रेस की सरकार देखी, अन्ना हजारे ने भारत के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिससे न सिर्फ देश में बल्कि विश्व लेवल के ऊपर एक लहर आपको नजर आई, जिसमें कुछ स्वार्थी तत्व भी नजर आए, कुछ राजनेता भी नजर आए, कुछ सोशल वर्कर भी आए, तो कुछ मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा। यहीं से अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने अन्ना हजारे के कंधे पर पांव रखकर दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। यहीं पर प्रसाद भूषण जैसे एडवोकेट निकले जिन्होंने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेबलाइज करने का काम किया। यहीं पर कुमार विश्वास जैसे कवि भी शामिल हुए, तो अन्ना हजारे जैसे देशभगत लोगों का भी इसमें वर्णन हुआ। कांग्रेस का जिक्र था कि बीजेपी ने इनको उठा रखा है, बीजेपी का सपोर्ट था कि ये कांग्रेस से तंग आकर के एक ऐसी आवाज उठा रही हैं। आप लोगों ने 2011-12 के अंदर हम सब ने कैंडल मार्च भी दिल्ली के अंदर किया, बहुत से काम हुए। लेकिन उस लोकपाल और लोकयुक्त का हुआ क्या? ये बहुत कम लोगों को पता है और ये एक ऐसा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का या फिर एक प्रकार से बर्निंग इश्यू के रूप में जो अलग-अलग समय के ऊपर एग्जाम के अंदर पूछा जाता रहा है। लोकपाल क्या है? लोकायुक्ता क्या है? अपॉइंटमेंट कैसे होती है? क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, पावर्स क्या हैं, सैलरी क्या होती है, काम क्या करता है, अक्षेत्राधिकार क्या है, कब कानून बना, कैसे नियुक्ति होगी, इन सारी चीजों पर आज हम एक बार डिस्कस करेंगे। ये मुद्दा एक ऐसा है जिसको आप लोगों को आगे चल करके समझना भी जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आप एनवीएस, केवीएस, एसटेट, सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, एसएससी, बैंकिंग, एनडीएस, सीडीएस, यूपीएससी या पीसीएस की अगर तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने लिए स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर दीजिए, या फिर यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए अपना पूरा एड्रेस, तो आपके घर पे आएगा। 29 के 29 राज्यों में और सातों केंद्र शासित प्रदेश में पूरे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपको जाता है, ताकि आप घर बैठे तैयारी किए। बड़े शहरों में ना आप अगर आ सकते हैं, खर्चा आप सहन नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली अगर चीजें पड़ती हैं, तो आप लोगों को सफलता घर पे तैयारी करके भी आसानी से मिल सकती है। ये हम चाहते भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार के लिए लोकपाल और राज्य सरकार के लिए लोकायुक्ता संस्था का निर्माण किया गया है। अब पहली ही लाइन के अंदर एक बड़ा जोर का कंफ्यूजन आपका समाप्त हो गया है। कुछ लोग लोकपाल में और लोकायुक्ता में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे सेंटर के लिए अटॉर्नी जनरल होता है और स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होता है। तो उसी प्रकार केंद्र सरकार के लिए लोकपाल की नियुक्ति होती है और राज्य सरकारों के लिए लोकयुक्त या लोकायुक्ता की नियुक्ति होती है। ये दोनों ही संस्थाएं भारत के अंदर हैं। तो यहाँ पर आपको केंद्र की बात आएगी तो लोकपाल और राज्य सरकारों की बात आएगी तो लोकायुक्ता को आपको याद रखना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने का कार्य लोकपाल और लोकायुक्ता का है। यह संस्थाएं स्वतंत्र हैं। लोकपाल का क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत और लोकायुक्ता का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य होता है। देखिए अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीजें इन्होंने कही है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला मिलता है या फिर मिसयूज ऑफ पोस्ट, पद के दुरुपयोग का कोई मुद्दा है, तो उन शिकायतों की जांच ये लोग कर सकते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं, और ये लोकपाल और लोकायुक्त दोनों का काम है। अब जहां तक बात संस्था की है, तो ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं। लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार जो क्राइटेरिया है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। और लोकायुक्ता जो है वो अपने स्टेट से संबंधित होता है, स्टेट लेवल तक उसका क्राइटेरिया होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2014 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकपाल और लोकायुक्ता विधेयक 2013 पर हस्ताक्षर कर दिए थे, साइन कर दिए थे। आपको ध्यान है भारत में कोई भी कानून को अगर आपको बनाना है, पहले जब वो अंडर प्रोसेस होता है तो उसे बिल कहते हैं। बिल का मतलब यहाँ विधेयक होगा। पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, या पहले वो राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में जाएगा और सबसे बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। जिस दिन राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने साइन कर देगा, उसी दिन से वो बिल जो है वो भारत में
कानून बन जाएगा, वो विधेयक जिसे कहते थे, वो एक्ट बन जाएगा। तो यहाँ 1 जनवरी 2014 को भारत के राष्ट्रपति उस समय श्री प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब दादी थे, उन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पर साइन करे थे। साइन किए 1 जनवरी 2014 को, लेकिन बिल कहलाया 2013 वाला। साइन करने वाले राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी थे। इसी के साथ ये विधेयक अधिनियम बन गया, कानून बन गया और यहाँ पर हम लोकपाल और लोकायुक्त के विषय में पूरी जानकारी आज देखेंगे। सबसे पहले लोकपाल का कार्य इसने बताया है। सबसे पहले लोकपाल के कार्य क्या होंगे? सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के आरोपों की वो जांच करेगा। पहला काम मिसयूज ऑफ पोस्ट। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद पर बैठ करके दूसरों के काम को प्रभावित करता है, किसी अपने जानकार को, रिश्तेदार को, भाई भतीजावाद को अगर वो अपने पद का फायदा पहुंचाता है, किसी भी प्रकार का मिसयूज ऑफ पोस्ट हो और कोई भी प्रकार का करप्शन क्यों ना हो, उनकी जांच करने के लिए लोकपाल स्वतंत्र है और यहां पर कर्मचारी सेंटर लेवल की बात होगी क्योंकि लोकपाल सेंटर के लिए है, लोकायुक्ता स्टेट के लिए है। दूसरा है नागरिकों की शिकायतों की जांच करना, क्योंकि अगर लोग शिकायत करेंगे तो उनकी जांच करेगा, ओबियसली ये बनेगा इसमें। तीसरा है सरकारी संस्थाओं में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने अथवा नियम के विरुद्ध कार्य करने की भी ये जांच कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है, नियम के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसकी भी जांच की जा सकती है। उसके बाद है लोकपाल चयन समिति, यानी लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा? लोकपाल की अपॉइंटमेंट करने के लिए जो कमेटी होती है, उस कमेटी में कौन-कौन लोग आते हैं? लोकपाल की बात सेंटर लेवल के लिए है, तो सबसे पहले सेंटर के ही लोग इसमें आएंगे। सबसे पहला इसमें नंबर 1 पर इसमें भारत का प्रधानमंत्री होगा। नंबर 2 पर लोकसभा के अध्यक्ष या फिर अगर वो चाहे तो किसी सदस्य को भी बोल सकता है, अगर लोकसभा अध्यक्ष शामिल नहीं हो पा रहा है। तीसरा नाम है लोकसभा में विपक्ष के नेता या फिर अगर विपक्ष का नेता मौजूद नहीं है, तो वो अपने किसी सदस्य को भी अपनी जगह भेज सकता है। यानी पहला नाम इंडिया का पीएम आया, दूसरा नाम लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर होगा। अगर स्पीकर नहीं है, तो वो फिर अपनी जगह किसी व्यक्ति को भी बोल सकता है। विपक्ष का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। आज के समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस लोकसभा के, आगे लोकसभा होने वाले चुनाव हैं, तो फिर और कोई बदलेगा, उसका नाम हम देख लेंगे। और अगर वो खुद नहीं शामिल होना चाहता या उसको कोई समस्या है या फिर कोई बीमार है, बाहर है, कोई समस्या है, तो वो किसी व्यक्ति को अपनी जगह अपॉइंट कर सकता है। चौथा नाम है मुख्य न्यायाधीश। या तो भारत का सीजीआई होगा या फिर उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, उसकी अनुशंसा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज। या तो सीजीआई खुद होगा, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट का कोई कोई भी एक जज जिसको वो चाहेगा। 30 के 30 में एक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है, उसके बाद 30 और हैं, उनमें से जिसको वो अपॉइंट करेगा। चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे है राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या सदस्य है। राष्ट्रपति किसी भी फेमस पर्सनालिटी को, जिसको इस चीज की ज्यादा नॉलेज हो, उसको इसमें अपॉइंट कर सकता है। यानी पांचों पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, विपक्ष का नेता होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई एक व्यक्ति उसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जज, और राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। आगे देखिए, लोकपाल की नियुक्ति करते समय यदि कोई पद रिक्त रहता है, तो लोकपाल की नियुक्ति अवैध नहीं मानी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अगर मान लो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष या सदस्य नहीं आते हैं या विपक्ष कई बार नकारात्मक रुख अपना लेता है, जैसे आजकल अपना के बैठे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत चाहिए हर जगह, यानी ऐसी अगर कोई बात है, बायकॉट करता है या वो नहीं चाहता है कि उसके हिसाब से नहीं बन रहा है तो हमें नहीं आना है, बना लो आप अपना कानून, तो ऐसी स्थिति में अगर ये नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकपाल की नियुक्ति वैलिड होगी, लीगल होगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है। उसके बाद ये तो थी आपकी लोकपाल की। अब यहां पर मैं साथ साथ बता देता हूं लोकायुक्त की। लोकपाल के साथ साथ लोकायुक्त भी जरूरी है। लोकपाल सेंटर का था, लोकायुक्त किसका रहेगा? स्टेट का रहेगा।
तो सेंटर वाले के लिए यहाँ कौन था? पीएम था। बट यहाँ पर कौन आएगा? मुख्यमंत्री आएगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा या फिर कोई एक सदस्य होगा, विपक्ष का नेता होगा या कोई एक सदस्य होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या उसका कोई एक जज होगा, राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। सेम पॉइंट है। वहां पर क्या था? वहां पर इसकी जगह कौन था? पीएम था। यहां इसकी जगह कौन आ जाएगा? सीएम आ जाएगा। वहां लोकसभा का स्पीकर था या विधानसभा का स्पीकर होगा, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में था या विधानसभा में होगा, वहां सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज था या हाई कोर्ट का मुख्य जज होगा या फिर उसके द्वारा व्यक्ति होगा, वह राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति था या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति था। सेम पॉइंट वहां भी है। अगर कोई एक व्यक्ति नहीं है तो उसकी नियुक्ति अवैध नहीं मानी जाएगी, अगर कोई इसमें शामिल नहीं है तो। उसके बाद अगला पॉइंट, लोकपाल का संगठन और योग्यताएं आपको बतानी है। लोकपाल का संगठन कैसा होगा और उसकी क्वालिफिकेशन या योग्यताएं क्या होंगी। यहां हम ये भी देखेंगे कि योग्यताएं क्या होंगी, या हम ये भी देखेंगे कि अयोग्य कौन होगा। इस संगठन में एक अध्यक्ष होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या रिटायर्ड जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। यानी इस संगठन के अंदर एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व चीफ जस्टिस हो सकता है या फिर रिटायर्ड जज या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। दूसरा है, लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से संबंधित होने चाहिए, यानी जुडिशियल लाइन से होने चाहिए, जुडिशियल सेक्टर से होने चाहिए, जिन्हें इस चीज की नॉलेज हो। आधे कम से कम 8 सदस्य कंप्लीट हो सकते हैं, पूरे के पूरे, ज्यादा से ज्यादा। इसमें आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी और वोमेन्स के होने चाहिए। यहां पर इन्होंने कहा है अगर टोटल सदस्य 8 हैं तो इसमें से 4 लोग जो हैं वो एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी और वोमेन्स में से होने चाहिए, और इनमें से आधे सदस्य, जिस तरीके से बताया आपने, तो आधे सदस्य आपके जुडिशरी पृष्ठभूमि के भी होने चाहिए। दोनों कंडीशन यहां पर पूरी होनी चाहिए। वह मामला जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी सम्मिलित हो, उनकी जांच तो छोड़ दीजिए इसको। लोकायुक्त, लोकायुक्त में क्या कहते हैं? लोकायुक्त में भी आपको देखना पड़ेगा। लोकायुक्त का एक अध्यक्ष होगा, वहां भी आपने एक अध्यक्ष देखा, लोकपाल में भी, यहां भी एक अध्यक्ष होगा। जो वहां पर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यहाँ पर राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या रिटायर हाई कोर्ट के रिटायर जज या फिर कोई एक व्यक्ति। लोकायुक्त में भी अधिक 8 व्यक्ति हो सकते हैं, वहां भी 8 हो सकते हैं। आधे जुडिशरी लाइन के होने चाहिए, बिल्कुल सही है। आधे सदस्य कहाँ के हों? एससी के हों, एसटी के हों, बैकवर्ड क्लासेस के हों, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के हों या फिर वुमेन और महिलाओं के हों। सेम कंडीशन है दोनों जगह, कहीं भी आपको कोई भी अलग कंडीशन नहीं देखनी पड़ेगी। अगर यहाँ क्वेश्चन एक और बोलता है, किसी व्यक्ति की लोकायुक्त में नियुक्ति के लिए शर्तें बताइए। न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हो सकती है अगर वह व्यक्ति हाई कोर्ट के जज हों या रह चुके हों। न्यायिक सदस्य के अलावा सदस्य बनने के लिए पूरी तरह ईमानदार, भ्रष्ट निरोधी नीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सतर्कता, बीमा, बैंकिंग, कानून और मैनेजमेंट के मामलों में कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहां पर एक नियुक्ति की शर्त इसने बताई है। अगर आप हाई कोर्ट में हैं या फिर जज हैं या रह चुके हैं, फिर तो आपकी योग्यता है। अगर वो नहीं है तो फिर आप एक ईमानदार छवि के होने चाहिए, एंटी करप्शन व्यक्ति होने चाहिए, आपका करप्शन से कोई लेना देना ना हो, या फिर आप इंटेलिजेंस में हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जुडिशरी सेक्टर में हो या मैनेजमेंट में 25 साल तक कम से कम आपको उसका अनुभव होना चाहिए। उसके बाद ये कहता है लोकपाल के लिए अयोग्य क्या होगा? कौन सा व्यक्ति, पहले हमने देखा कि योग्यता क्या होगी, अब हमने देखा कि अयोग्य क्या होगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको लिया ही नहीं जा सकता इसमें। यहां लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये चारों के सदस्य इसमें नहीं आ सकते। एक तो ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ लोकपाल के लिए नहीं, ये लोकायुक्ता के लिए भी सेम है। यानी ये लोग, एक तो लोकसभा के, एक राज्यसभा के, एक विधानसभा के, एक विधान परिषद के, ये सदस्य तो इसमें हो ही नहीं सकते। उसके बाद है किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति करप्ट है, वैसे तो करप्शन की कोई परिभाषा इंडिया में है नहीं, लेकिन करप्ट अगर किसी व्यक्ति को ठहराया जा चुका कोर्ट द्वारा, तो वो इसमें नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट है किसी पंचायत या निगम का सदस्य। पंचायत में, निगम में, यानी ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, इनका सदस्य भी इसमें नहीं हो सकता है।
उसके बाद है वह व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त किया गया हो, सस्पेंडेड कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति राज्य या सेंटर सरकार से सस्पेंड किया जा चुका है, बर्खास्त किया जा चुका है, वो भी इसमें नहीं हो सकता है। 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं हो सकता है, यानी एज लिमिट क्या होगी? एज लिमिट क्या होगी? एज लिमिट होगी आपकी 45 ईयर्स। इससे कम एज वाले व्यक्ति को ज्यादा अनुभव नहीं माना जाता है, तो वो लोग इसमें नहीं आ सकते हैं। उसके बाद है लोकपाल का अधिकार क्षेत्र बताना है। अधिकार क्षेत्र क्या होगा इसका? लोकपाल अनुचित शासन, अनुचित लाभ पहुंचाने या भ्रष्टाचार से संबंधित किसी मंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के सचिव के द्वारा की गई कार्रवाई से पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत करने पर अथवा स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। परंतु न्यायिक कोर्ट के निर्णय के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की जा सकती, यानी कोर्ट के मामलों को दूर रखा गया है, बाकी इनको पूरा अधिकार होता है, क्षेत्राधिकार इनका पूरा रहता है। लोकपाल के अधिकार क्या-क्या होंगे? कौन से राइट इसके पास होंगे? लोकपाल के पास केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का प्रयोग करने का अधिकार होता है। वो केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा ले सकता है अगर उसको जरूरत पड़े तो। कुछ विषयों में लोकपाल के पास दीवानी के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। दीवानी कोर्ट के मुकदमे के राइट उसके पास है, बट फौजदारी के नहीं है, यहां भी याद रखना। संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच यानी नथी वो कर सकता है। संपत्ति को, प्रॉपर्टी को अटैच करने का राइट उसके पास होता है। भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त की गई प्रॉपर्टी, इनकम, आय, प्राप्तियां और फायदों को जब्त करने का अधिकार उसके पास होता है। और लोकायुक्त के अधिकार क्या होंगे? लोकायुक्त के पास किसी मामले में जांच एजेंसी के निरीक्षण करने और उसे निर्देश देने का अधिकार है। लोकायुक्त को अगर लगता है कोई दस्तावेज काम होगा, हो सकता है, या किसी जांच से संबंधित हो सकता है, तो वह किसी भी जांच एजेंसी को आदेश दे सकता है कि वह उस स्थान की तलाशी ले और उस दस्तावेज को जब्त कर ले। लोकपाल और लोकायुक्त का वेतन आपको बताना है। लोकपाल और लोकायुक्त के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। यहां पर याद रखना आपने, लोकपाल और तथा अन्य सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। लोकपाल के सुप्रीम कोर्ट, लोकायुक्त के हाई कोर्ट। ध्यान, यहां एक पॉइंट याद रखना, लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, लोकायुक्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। लोकपाल के जो अन्य सदस्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और लोकायुक्त की टीम के अन्य सदस्यों को हाई कोर्ट के जज के बराबर। ये एक आपको थोड़ा सा दोनों में अंतर याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यकाल आप बताइए। लोकपाल का कार्यकाल नई दिल्ली में स्थापित किया, कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है कार्यालय इसका। लोकायुक्त का कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थापित होता है। अगर लोकपाल की बात करेंगे तो देश की राजधानी दिल्ली में होगा, और लोकायुक्त की बात करेंगे तो ये होगा आपका स्टेट कैपिटल, राज्य की राजधानी के अंदर होगा। पद मुक्ति के बाद अगर वो रिटायरमेंट होती है उसकी, रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा? आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा? लोकपाल कार्यालय में नियुक्ति खत्म होने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों पर कुछ काम करने के लिए प्रतिबंध होता है। क्या काम नहीं कर सकते? इनकी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, इन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है, रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती है। एक तो ये याद रखना है। इनमें कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी जिम्मेदारी या नियुक्ति नहीं मिल सकती है जिसके लिए राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर और मुहर से वारंट, यानी प्रेसिडेंट के आदेश से और गवर्नर के आदेश से कोई और अपॉइंटमेंट नहीं होगी। पद छोड़ने के बाद 5 साल बाद तक ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद का कोई सदन, या तो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, निगम हो, या फिर पंचायतों के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकते। कितने टाइम तक? याद रखना यहां पर 5 साल तक। जांच शाखा क्या रहेगी इसकी? अगर कोई जांच कमेटी मौजूद नहीं है तो भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरुआती जांच के लिए लोकपाल एक जांच शाखा का गठन कर सकता है, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करता है।
इसके बाद जांच और अभियोजन की चीजें हैं। अगर कोई जांच कमेटी मौजूद नहीं है तो भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरुआती जांच के लिए लोकपाल एक जांच शाखा का गठन कर सकता है, जिसका नेतृत्व तो निर्देशक करता है। एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होंगे, जो राज्य सरकार में अतिरिक्त सचिव से छोटे पद पर नहीं होने चाहिए। उनका चयन अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए नामों में से ही करेगा। लोकपाल द्वारा गठित ऐसी जांच शाखा के लिए केंद्र सरकार अपने मंत्रालय या विभाग से उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जितनी प्राथमिक जांच के लिए लोकपाल को जरूरत होती है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभियोजन शाखा के निर्देश लोकायुक्त की नियुक्ति पर शिकायत पर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लड़ेगा। ये याद रखना है। तो ये आज के लेक्चर में थे। और आप लोगों को कौन सा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप लोगों को जरूरी होते हैं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या कोई स्पेशल जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप स्टडी मटेरियल चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। आमतौर पर पूरी की पूरी स्टडी आप लोगों को हम करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। जो ज्ञान आप लोग चाहिए, आप लोगों को जो तैयारी आपको चाहिए, वो हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद और